नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3-4 घटनाओं पर चर्चा करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने आज अपने ही पुराने एक आदेश को एक तरीके से खारिज कर दिया और एक नई व्यवस्था दी। ये मसला था तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और कुछ बिलों को राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल रही थी और वो काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़े हुए थे। तो उसमें जब सुनवाई शुरू हुई थी तो मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया था। ये बताया गया कि कुछ बिल राज्यपाल के पास हैं और कुछ राष्ट्रपति के पास हैं। तब एक ऐसा विवादित फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, जिसको लेकर के बवाल खड़ा हो गया था। राष्ट्रपति को भी एक टाइम लिमिट में बांधने का काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था कि 3 महीने से ज्यादा आप किसी बिल को रोक नहीं सकते या नहीं रोक सकती। इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। राष्ट्रपति ने फिर कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ली थी और जब राष्ट्रपति किसी बिंदु पर सलाह मांग ले तो उस समय फिर एक खंडपीठ, एक पीठ जो है, आपको संवैधानिक पीठ गठित करनी पड़ती है, उस पर सुनवाई होती है, जिरह होती है और उसके बाद आपको फैसला देना होता है। आज संशोधन करते हुए, पूरी सुनवाई होने के बाद संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बिल को राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति के लिए कोई टाइम लिमिट तय नहीं की जा सकती, लेकिन जितना जल्दी हो सके बिलों को या तो वापस आप विधानसभा को भेजें या उसको स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें या राष्ट्रपति को भेजें। यानी पहले जो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था कि आपको 3 महीने में फैसला लेना ही लेना है, अब वो प्रावधान वापस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया था कि राष्ट्रपति को भी आप दिशा निर्देश दें कि 3 महीने में आप बिल पर फैसला लें, और राष्ट्रपति ने इसीलिए जरा उनसे पूछताछ भी कर ली थी। एक दूसरा मुद्दा है जिस पर आज चर्चा करेंगे, वो है नीतीश कुमार का शपथ लेना। 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी कैबिनेट के बारे में जरा जानकारी देंगे आपको, और खास तौर से जो बिहार के दर्शक हैं उनको। तीसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होने वाले कश्मीर टाइम्स के जम्मू दफ्तर पर रेड पड़ी है और वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इसके जो प्रकाशक संपादक हैं उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक विषय ये है कि दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा दर्शकों को एक बार जानकारी दे दें कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है वो किस तरीके से है, और उसके बाद एक आपकी संक्षिप्त सी इस पर टिप्पणी, और फिर हम दूसरे विषयों पर बढ़ेंगे। आज जिन मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नवीन, सुरेंद्र मेहता, संजय टाइगर, इसके अलावा लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, राम कृपाल यादव,
रमा निषाद, नारायण शाह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें खुद नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, मदन साहनी और जमा खान, इन लोगों ने शपथ ली है। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी से संजय पासवान और संजय सिंह, इन दो ने शपथ ली है। हम से संतोष कुमार सुमन ने शपथ ग्रहण की है। आरएलएम दीपक प्रकाश जो कुशवाहा के बेटे हैं, उन्होंने शपथ ली है। और कुल मिलाकर के 4 राजपूत हैं, 2 भूमिहार हैं, 1 ब्राह्मण है, 1 कायस्थ है, 3 कुशवाहा हैं, 2 कुर्मी हैं, 2 वैश्य हैं, 2 यादव हैं, 1 मुस्लिम है, 2 मल्लाह हैं, 5 दलित हैं और 1 ईबीसी समुदाय से आता है। इस तरीके से ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो 10वीं बार नीतीश कुमार। एक महिला भी जो बनी, एक जो महिला बनी है जमुई की विधायक, जो दूसरी बार विधायक बनी है और मंत्री बनी है, जो वहां के पुराने नेता है दिग्विजय सिंह, जिनका देहांत हो चुका, उनकी बेटी है। और वो खिलाड़ी वो श्रेयसी है, इंटरनेशनल शूटर रही हैं वो, खिलाड़ी रही है, कॉमनवेल्थ गेम में गई है, एशियन गेम्स में भी खेली है। सबसे बड़ी बात आज ये रही है, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले 35 सालों में हम सबकी पत्रकारों की दृष्टि जो है, अब उसमें जो जाति है वो इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में घुस चुकी है कि उसके आगे हम सोच नहीं पाते। आज जो मैंने कैबिनेट का जो शपथ ग्रहण समारोह देखा, तो जाति आधार पर लोगों में कोई किसी ने हुंकार नहीं भरी कि ये हमारी जाति का मंत्री आ गया, ये हमारी जाति का मंत्री आ गया। अब बिहार के लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार नया काम क्या करती है ताकि बिहार के लोगों का पलायन कम हो, बिहार के लोगों को, यूथ को यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में जो हायर एजुकेशन के लिए सरकार क्या करने जा रही है। आप दिल्ली जाइए, बनारस जाइए, पुणे जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको हायर एजुकेशन में सर्वाधिक छात्र बिहार के मिलेंगे, जो केवल अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको केवल जो उनके अंदर जो एक जिजीविषा है, जिसको बोलते हैं फायर इन द बेली है, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में आज के सामने। तो लोगों में अब इस बात को बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं है कि हाँ, रामकृपाल यादव राबड़ी देवी के भाई हैं और लालू के साले हैं, तेजस्वी के मामा हैं, और वो बहुत लंबे समय तक वो आरजेडी में रहे हैं। आरजेडी से वो और बीजेपी से वो सांसद भी रह चुके हैं। तो वो लेके चर्चा है कि एक यादव बड़ा फेस जो है इस सरकार में आया है, जो कि लालू यादव के परिवार से संबंधित है। जाति के को लेकर के आज की बिहार की जनता में मैंने कोई उत्साह कहीं नहीं देखा। लोगों को प्रसन्नता है कि सरकार बन गई, उनका जो है मतदान सफल रहा, उन्होंने सही गठबंधन को चुनाव को उन्होंने वोट दिया और उनका मतदान सार्थक रहा। तो और सबसे बड़ी बात ये रही, शायद ही ये नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, एनडीए रूल्ड स्टेट्स के सारे मुख्यमंत्री, नागालैंड, मिजोरम तक के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। तो ये जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश यहाँ से दिया गया है कि 2024 में आरक्षण और संविधान खत्म होने का जो झूठा इन्होंने जो एक भेड़िया आया का जो नैरेटिव गढ़ा था, और यूपी में लोग उसका शिकार भी हुए, और बीजेपी की सीटें घट के 33 पे आ गई, समाजवादी पार्टी 37 हो गई, कांग्रेस 6 हो गई, तो 80 में 43 सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन को मिल गई। तो वो आज उसका प्रतिकार बहुत ही सशक्त तरीके से किया गया कि बिहार में अब जो केवल एनडीए की सरकार ही नहीं है, पूरे एनडीए का जो राजनीतिक बल है राष्ट्रीय स्तर पर, वो बिहार सरकार के साथ है। दैट वाज ए वेरी पॉजिटिव मैसेज।
और ये भी और जैसा कि उम्मीद थी, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, लालू ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, वो लोग नहीं आए। तो ये कुल मिलाकर के इट वाज ए वेरी गुड स्टार्ट, अच्छी शुरुआत है। एंड लेट अस होप कि जो है ये सरकार जो है कि वो इस जाति के लिए, उस जाति के लिए जो समावेशी विकास है, जो इंक्लूसिव विकास है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, जिस पे अब तक सरकार ने काम किया और जनता को सारी योजनाओं का लाभ दिया, तो ये चीजें और मजबूती से आगे बढ़ेंगी। दे विल डिलीवर मोर। तो क्योंकि वहां पे अब पूरे बिहार को अगर केवल एक वाक्य में अगर समेटा जाए तो 3 शब्दों में आगे मोर है वहां पे इस समय। दे वांट मोर। जो वर्तमान है उससे वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, 10,000 रुपए आपने दे दिया महिला एंटरप्रेन्योर को कि आप अपना काम शुरू करिए। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि उन 1 करोड़ महिलाओं को जो दिया गया है, और जो प्रशांत किशोर पांडे का दावा है कि अगर 5 लाख महिलाएं भी अगर उन्होंने काम शुरू कर दिया तो मैं मानूंगा बड़ी उपलब्धि है। मेरा मानना है कि ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और ये जो है सचिवालय में बैठ करके आईएएस अधिकारियों के द्वारा चलने वाली योजना नहीं है। इसमें सरकार को, एनजीओ को, और जो सच्चे एनजीओ हैं, जो केवल जो है ये आपका जो अमेरिका यूरोप से फंड लेकर चलने वाले एनजीओ के बल पे काम नहीं होगा। ये जो स्थानीय लोगों की जो समझ लोग रखते हो स्थानीय बाजार की, स्थानीय संस्कृति की, वो कैसे उन महिलाओं की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो महिलाएं अंग्रेजी बोलना नहीं जानती हैं। वो महिलाएं जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन हो ये वो नहीं जानती हैं। रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो कैसे ई बिल बनेगा, ये सब होगा। ये जो कानूनी जो मकरजाल है उसके आगे वो उससे नहीं लड़ सकती। तो सरकार के सामने बहुत कम खर्चे में मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजना की नींव डाली है। अब इस पे काम करने की आवश्यकता है। तो आने वाले महीने जो होंगे नीतीश सरकार के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि लोग, वहां के लोगों ने दिखा दिया है कि अब वो और अधिक प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। दे वांट रिजल्ट्स, दे वांट क्विक रिजल्ट्स। और ये सारे काम जो जो सरकार ने वादे किए हैं, जब तक गवर्नेंस की क्वालिटी नहीं सुधरेगी, जब तक तहसील और ब्लॉक लेवल पे पीपल कॉन्ग्रुएंट सिस्टम नहीं होगा, यानी पीपल फ्रेंडली सिस्टम नहीं होगा, अगर उसी तरीके से तहसील में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अगर घूसखोरी चलती रही तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। तो कुल मिला के इट्स ए वेरी गुड बिगिनिंग। बस एक नई शुरुआत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जो अभी किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही विधायक है, और ना ही वो मेंबर है विधान परिषद का, एमएलसी भी नहीं है। तो ठीक है, वो एक बड़े नेता हैं, तो वो उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छा संदेश जाएगा इसका। तो तो लोगों ने जाति के आधार पर वोट भले ना किया हो, या एक केवल जाति पर आधारित आरजेडी को नकार दिया हो, लेकिन जो कास्ट की सेंसिबिलिटीज हैं, जो कास्ट की आइडेंटिटीज हैं, ये सब जो है ये सब शून्य में विलीन नहीं हो जाएंगी, ये रहेंगी। उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन कास्ट की आइडेंटिटी एक नेगेटिव ताकत बन के ना उभरे, इसके लिए सरकार को डिलीवरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना फिर वही जो जाति का दुष्चक्र है वो ऊपर सामने आ जाएगा। वो इससे कभी किसी का भला नहीं होता, इससे नुकसान है, और सब समझते हैं कि हम बड़े विजेता हो रहे हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक निवेदन है, जितनी संख्या में आप जुटे हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमारी रीच बढ़ती है, और अपना कमेंट भी चर्चा पर जरूर दें। इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, और जो मैं आखिर में अपील करता हूं अभी कर दूं, अभी तक ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ऑल वाला दबाएं, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो, उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी घटना हुई है। जब से दिल्ली में लाल किले से कुछ कदम की दूरी पर ब्लास्ट हुआ, और जिसमें अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैं,
उस सिलसिले में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, कई राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं। जो व्हाइट कॉलर वाले हैं यानी सफेद पोश हैं, डॉक्टर्स हैं और कुछ दूसरे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। उनका कहीं ना कहीं कोई सहयोग, कोई साजिश किसी तरह का कोई इस तरह का रहा है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की बात जब मैं कर रहा हूं तो जम्मू कश्मीर से 4 और लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया, जिनमें से 3 डॉक्टर हैं। इनको एनआईए ने अदालत में पेश किया है और ये 10 दिन की रिमांड पर उसकी कस्टडी में दे दिए गए हैं। उनसे अब आगे की फर्दर पूछताछ होने वाली है। लेकिन एक और घटना हुई है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर रेड की गई है और ये रेड लोकल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने की है। जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये रेड उसकी तरफ से की गई है। AK-47 के कारतूस, पिस्तौल की गोलियां, 3 ग्रेनेड लीवर बरामद हुए हैं। और जो कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक है अनुराधा भसीन, उसके खिलाफ असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने और भारत और केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई। और ये बताया गया है सूत्रों के द्वारा कि जांच का जो उद्देश्य है, जो छापा मारा गया है उसका जो उद्देश्य है, उनके संबंधों और उनकी गतिविधियों को जांच करना इसका मेन मकसद था, हेतु था। भारत की संप्रभुता के लिए ये किस तरीके से खतरा बन रहे हैं, ये कार्रवाई कश्मीर में जो आतंकवादी नेटवर्क है जो चल रहा है उसको नियंत्रित करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और ये भी कि देशद्रोही या अलगाववादी विचारधाराओं के प्रचार के लिए किसी समाचार पत्र का, किसी मीडिया हाउस का उपयोग दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करना भी है। ये जो कश्मीर टाइम्स है, ये जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी साप्ताहिक के तौर पर, और 10 साल बाद 1964 में ये दैनिक हो गया था। वेद भसीन ने इसकी स्थापना की थी। कितनी बड़ी घटना है भट्ट साहब ये। देखिए, मैं पिछले 3 दशकों से अधिक से इस अखबार के बारे में सुनता आ रहा हूं और जो कश्मीर का जो जिहादी इकोसिस्टम था, हालांकि ये तो काफिरों में आते हैं, फिर भी ये जिहादी इकोसिस्टम के अभिन्न अंग थे। और आपको याद हो 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा से संसद से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का बिल पास हुआ था, तो ये अखबार उसके विरोध में सबसे आगे था। शायद अखबार इस समय बंद चल रहा है, ये इस समय उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ था। और उस आर्टिकल 370 के हटने के पहले तक ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक बड़े सरकारी बंगले में इसका दफ्तर था। और जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो ये उनसे वो सरकारी बंगला भी खाली कराया गया। और इसके अलावा जो NDTV है, BBC है और अल जजीरा है, उसके रिपोर्टर्स भी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते थे, वो सारे जिहादी इकोसिस्टम के हिस्से थे। अब आप ये सोचिए कि अगर आर्टिकल 370 न हटा होता और होम डिपार्टमेंट और पुलिसिंग अगर सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं आती, तो क्या ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो इतना भयानक षड्यंत्र था, क्या ये खुल पाता? कल श्रीनगर के SSP चक्रवर्ती ने देखा कि एक लड़का जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। उसको रोकने के बजाय, उसको पकड़ने की बजाय SSP ने उसकी जांच का आदेश दिया, ये कौन लोग हैं, क्या है। वहां से ये जांच शुरू हुई और वो अल-फलाह होते होते वो फिर सहारनपुर पहुंची है और वो लखनऊ पहुंची है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर महिला है शाहीन, और वो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी की प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, वहां पहुंची है। अब इसका पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क आया है
और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर चांसलर है, मालिक है जावेद सिद्दीकी, उसका घर जो है इंदौर में पकड़ा गया है, अब पुलिस के दायरे में है कि ये इलीगल बना हुआ है। 450 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी का तमामों दर्जनों शेल कंपनी के जरिए, और वो पैसा कहां से आया कहां गया इसका वो हिसाब नहीं दे पा रहा है। तो इतना बड़ा षड्यंत्र जो है चल रहा है आर्टिकल 370 खत्म होने के 6 साल बाद। आप सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश थी। और अब तक ये कहा जाता था कि जो लोग गरीब हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, जिनके संग अन्याय होता है, केवल वो आतंकवाद में और नक्सलवाद में उतरते हैं। ये तो सारे डॉक्टर थे। और ये बिल्कुल मॉडल वही है जो इजिप्ट में जो सबसे बड़ा जिहादी संगठन पहला बना था 1930 में, मुस्लिम ब्रदरहुड का। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड को इजिप्ट में सत्ता मिल गई थी 10 साल पहले, और ये इतना जबरदस्त कट्टर संगठन था कि इजिप्ट की आर्मी ने इंटरवीन किया, तख्ता पलट किया, और उसके सारे नेता समेत जेल में हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड की खास बात यह है कि उसकी टॉप लीडरशिप में एक भी मुल्ला नहीं है। सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और वो लोग बाकायदा बहुत ही कट्टर तरीके से, बहुत ही जालिमाना तरीके से इस्लामी हुकूमत जो कि कहलाती है निज़ाम मुस्तफ़ा, शरई जो निज़ाम है उसको नाफिज या स्थापित करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये काम कर रहा था। ये आपका जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जो है हरियाणा के फरीदाबाद की, और अब तो वहाँ के तमाम डॉक्टरों से कह दिया गया है जो लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं एमबीबीएस में कि आप जो है कैंपस छोड़ के नहीं जाएंगे। और काफी लंबी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, वो भी बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि जो दिल्ली में जो जिहादी और कम्युनिस्टों का जो गठजोड़ है, जो बैठा हुआ है, जो इन आतंकवादी जिहादी एक्टिविटीज को हमेशा कवर फायर प्रोवाइड करता है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो है और जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब जो करते हैं, तो वो केवल ठोस सबूतों के सहारे ही के आधार पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो है उनके पक्ष में जो भी बयानबाजी हुई है वो केवल श्रीनगर से कश्मीर से हुई है, और विशेषकर जो जिहादियों की खुली समर्थक हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ओर से हुई है। और कुछ शेख अब्दुल्ला के साहबजादे फारूक साहब भी कुछ बोले हैं, और कुछ उन्होंने भी कहा है जो आजकल मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। लेकिन उनकी जबान बहुत संयमित है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है कि उनको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये इतनी बड़ी साजिश, और ये इस्लामी जिहाद का जो व्हाइट कॉलर जो जिहाद सामने आया है, ये बेहद खतरनाक है। जरा सोचिए इनकी जो अब तक की जो योजनाएं सामने आई हैं कि 32 जगहों पे ब्लास्ट करने की योजना थी। संभल उत्तर प्रदेश में भी जो है तमाम जो स्लॉटर हाउस हैं, जिनको मीट के कारखाने कहा जाता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स कश्मीरी लगे हुए थे, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया, वापस भेजा गया है। मुरादाबाद में है, सहारनपुर, देवबंद, और इस सबका जो आइडियोलॉजिकल एपी सेंटर है, जो इसका जो वैचारिक केंद्र है, वो दारुल उलूम देवबंद ही है, जहां से सारा जो कि वास्तव में जो कि एक्चुअल में जिहादी इस्लाम है, पॉलिटिकल इस्लाम है, और इस्लामिक रेडिकलिज्म का वो केंद्र है, न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, अफगानिस्तान में भी। पेशावर का एक मदरसा हक्कानिया है, और दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए एक मौलवी ने 1949 में उसकी स्थापना की थी। और उसी मदरसा हक्कानिया में 1979 में जब रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिल करके जो जिहादियों की फौज तैयार की थी, जिनको बाद में तालिबान कहा गया, जो आज वहां के शासन कर रहे हैं, ये सारी फौज उसी मदरसा हक्कानिया में से तैयार हुई थी। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली का एक मेंबर था जो कि इसी मदरसा हक्कानिया का चीफ था, उसको मोहतमिम कहते हैं, वो था समीउल हक
जो जो उसके पहले जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली का मेंबर भी रह चुका है, वो इसी दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ था, यानी तालिबे इल्म था, स्टूडेंट था। तो ये सब जो है और इसमें पाकिस्तान का नाम भी है। और पाकिस्तान ने इस बार होशियारी ये की है कि जितनी जैशे मोहम्मद की एक्टिविटी इस मॉड्यूल की थी, उसको रूट किया है वाया अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ताकि उनका नाम ना आने पाए। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय पैनिक सिचुएशन है कि रेड फोर्ट पे ब्लास्ट होने के 2 दिन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रस्ताव पास करके इसको एक्ट ऑफ टेरर कहा, लेकिन पाकिस्तान को सीधे सीधे नामजद या डेजिग्नेट या नाम नहीं दिया। इसको लेकर के वहां पे तमाम तरह की अटकलबाजियां हो रही हैं कि आखिरकार इंडिया के अजायम क्या हैं, इंडिया के इंटेंशन क्या हैं, इंडिया करना क्या चाहता है कि वो और चूंकि आपको याद है कि मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके पहले भारत सरकार ने अपनी जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट किया था, एक पैराडाइम शिफ्ट किया था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये पीएम ने बहुत साफ कहा था, आतंकवाद की हर घटना को युद्ध की घटना माना जाएगा और जो आतंकवादी इसके पीछे हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और पनिश करेंगे और जो उनको बैक कर रहे हैं हम उनको भी आतंकवादी ही मानेंगे। यानी पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री ये कह के नहीं बच सकती कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, अगर आपने इनको संरक्षण दिया है तो आप भी उन्हीं आतंकवादियों के समान बराबर के इस अपराध में भागीदार हैं। ये हुआ है। तो अब और एक खेल परसों और हुआ है कि अमेरिकन कांग्रेस में एक पेंटागन ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना का ने बहुत शानदार परफॉर्म किया और पाकिस्तान आर्मी की जीत हुई। पाकिस्तान की आर्मी मान चुकी है कि हमारे 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। सबसे बड़ा एयरबेस उनका नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, वो तबाह कर दिया गया। उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडिया से गुहार लगाई कि भाई इसको आप अपने हमले को बंद कीजिए। ये एक्चुअल में क्या है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भी इसका प्रतिवाद किया है, जो चीन सरकार का भोंपू माना जाता है। अब तो भट्ट साहब, ये पाकिस्तान के एक सांसद ने सदन में खड़े होकर के कह दिया, जो कहा है जरा दर्शक को भी सुन ले। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। ये सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। ये मेरा बयानिया है, आज से है, जब इस ईवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है।
ये लोग खुद ही शेखी बघारने के चक्कर में अपने देश की बाट लगवा देते हैं और ऐसा लगता है कि दावत दे रहे हैं भारतीय फौजों को एक बार फिर कि आप आइए और देखिए, वैसा ही मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत पुरानी बात है और और आज भी रेलेवेंट है। यदि आप शेर की सवारी करेंगे और आप अगर उतरेंगे तो शेर आपको खा जाएगा। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से शेर की सवारी कर रहा है। अब पाकिस्तान को शेर की सवारी से शेर से उतरने का समय आ रहा है और उसके ऊपर हमला बलूचिस्तान से भी हो रहा है। उसके ऊपर हमला पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के तालिबान से भी हमला हो रहा है। आज पाकिस्तान अपने पूर्वी बॉर्डर यानी भारत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर और जम्मू, यहाँ से खतरा तो उसको है ही। जो उसका पश्चिमी बॉर्डर है यानी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, वहां पर भी उसको जो है बराबर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 महीनों में जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है जो बलूचिस्तान से आती है और जाती है पेशावर तक सिंध और पंजाब होते हुए, उसके ऊपर 6 बार हमला हो चुका है और बीच में ट्रेन बंद कर दी गई थी। और जितनी बार उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान ट्रेवल करते हैं उसमें उतनी बार हमला होता है। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह घिर चुका है ये और अब तो पाकिस्तान में खुल के चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भाई ये इस मुल्क का भविष्य क्या बचा है, ये देश कितने दिन रहेगा। और आप इससे अंदाज लगाइए, पाकिस्तान में 27वां संविधान अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट किनारे हो गई, हाई कोर्ट किनारे हो गई और वहां पे सुप्रीम पावर जो है नेशनल असेंबली के ऊपर पावर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हाथ में आ गई है। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी एक स्टेट की इंस्ट्रूमेंट होती है। आर्मी कभी एक इंस्ट्रूमेंट स्टेट का बॉस नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो है, जो उनके सिस्टम में ही ये जो उनका 27 अमेंडमेंट है, ये फायर फाइटिंग मेजर है। ये आग लगी हुई है, उसको बचाने के लिए ये इनका हताशा भरा प्रयास है। और ऐसे दौर में अगर ये इंडिया में आतंक फैलाने की इनकी साजिश की, अय्याशी की जो इनकी आदत है, अगर ये जारी रहेगी तो भारत को अब कुछ ज्यादा करना नहीं है। ये अपने विरोधाभासों के दबाव में खुद ही बैठ जाएंगे। दे विल कोलैप्स अंडर देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। ये आप देख लीजिएगा। अब लंबा समय नहीं बचा है इनके पास। और ये जो अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट गई है, ये केवल पाकिस्तान को, आर्मी को, पाकिस्तान स्टेट को एक मॉरल सपोर्ट को देने का प्रयास है और पाकिस्तान के पक्ष में एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास है। क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान में इसको कहा, लोग हंस रहे हैं, पाकिस्तान में इसका मजाक बन रहा है कि कहाँ जीती है हमारी पाकिस्तान आर्मी। भाई, हमारी पाकिस्तान आर्मी तो बॉर्डर पे गई भी नहीं। जो सारा जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें केवल एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, या बाकी हमले मिसाइल से हुए हैं, ड्रोन से हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। यही पाकिस्तान ने किया, यही इंडिया ने किया। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। एक भी मिसाइल उनकी इंडिया में अपने निशाने पर नहीं पहुंच सकी। ये हुआ है। और अमेरिकन कांग्रेस में रिपोर्ट जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी जीत गई है, पाकिस्तान ने वॉर जीत ली है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। ये केवल है अमेरिकन अटेम्प्ट है कैसे पाकिस्तान की पीठ सीधी रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और मसला है, उस पर भी जरा चर्चा कर ली जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में 2020 के जो दिल्ली दंगे हैं उनके आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार सिंह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने, और वीडियो चलाए गए, इनके भाषण सुप्रीम कोर्ट को सुनाए गए। जो एएसजी हैं वीएस राजू, एसवी राजू, उन्होंने कहा कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं। चाहे कोई 5 साल से जेल में हो, ये बेल देने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। इस मामले पर पुलिस का कहना है
कि दंगे अचानक नहीं हुए, सुनियोजित तरीके से ट्रंप जब भारत के दौरे पर थे उस समय किए गए। ट्रंप के दौरे को इसलिए चुना कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान सीएए की ओर जाए और मुस्लिम लोगों को सहानुभूति मिले। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि ये सॉवरेनिटी पर हमला था, संप्रभुता पर हमला था। और राजू ने यह भी कहा कि मैंने जो वीडियो और ट्रेलर दिखाया है उससे क्या साबित होता है, ये कोई मामूली नॉर्मल धरना या प्रोटेस्ट नहीं था जो शाहीन बाग में किया गया। असम को भारत से अलग करके दिखाया जाएगा। ये इन्होंने कहा कि चिकन नेक से इनको अलग कर दो। ये 370 के बारे में बात कर रहे थे अपने भाषणों में। ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 तलाक के बारे में बात कर रहे थे। ये कोर्ट का अपमान कर रहे थे वहां पर। ये बाबरी मस्जिद के बारे में भी बात कर रहे थे। और इनका अंतिम लक्ष्य भारत में अस्थिरता फैलाना और भारत सरकार को बदलना, यानी मोदी सरकार को बदलना था। और अदालत सुनवाई के दौरान ये भी कहा दिल्ली पुलिस ने कि लाल किले में जो धमाके हुए हैं ये बुद्धिजीवी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया और वीडियो चलाए गए वहां पर। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने आखिर में कही है। भारत सरकार ने पिछले आजादी के 78 सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट में कहा है कि फरवरी 2020 का दिल्ली का दंगा भारत में रिजीम चेंज का प्रयास था, तख्ता पलट का प्रयास था, भारत सरकार को उलटने का षड्यंत्र था। और ये बात दिल्ली पुलिस अगर ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का कथन है, ये भारत सरकार का स्टैंड है। इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि दिल्ली के दंगाई और ये जितने दंगाई हैं इनको पॉलिटिकल कवर फायर देने वाला, इनको इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल एकेडमिक कवर फायर देने वाला, इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेजिटिमेसी वैधता प्रदान करने का काम यही कम्युनिस्ट, जिहादी और वामपंथी मिलकर करते हैं। और इनको पॉलिटिकल कवर फायर देने का काम करती है कांग्रेस, और एकेडमिक कवर फायर मिलता है जेएनयू से और वामपंथी अखबारों से और वेबसाइट से और इनके पोर्टल से। ये काम हो रहा है। और अच्छा है कि ये दिल्ली का दंगा और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का मामला इस समय मीडिया में, कोर्ट में एक साथ चल रहा है। तो सरकार को समझ तो और ऐसा नहीं है कि न्यायालय को, चाहे वो दिल्ली की सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको इसका संज्ञान नहीं है कि भारत को इस्लामी स्टेट, इस्लामी देश बनाने के लिए जो काम हो रहा है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनाने का काम नहीं हो रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टेट बनाने का काम हो रहा है। करीब 200 डॉक्टर अब संदेह के दायरे में हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के। और आज तो ये भी खबर आ गई है कि 2008 में अहमदाबाद में और अभी कुछ साल पहले गोरखपुर में के मंदिर पे हमले का जो एक आरोपी था, वो इसी यूनिवर्सिटी, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ इंजीनियर है। वो तो खबरें देखी होंगी आपने आज दिन में। और जो सिमी था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको अटल जी की सरकार ने बैन किया था, उसी का अब वो जो है नया रूप उसका सामने आ गया है। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका बेस है केरल में, और वहां भी जिहादी सरकार है कम्युनिस्टों की। और वो तो घोषित तौर पे कह चुकी है पीएफआई कि हमें 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाना है। और इसकी जो पीएफआई की जो पॉलिटिकल आर्म है, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये अभी भी खुले घूम रहे हैं और उसके मौलाना लोग आकर के टीवी चैनलों पे बहस करते हैं। तो ये इकोसिस्टम कितना मजबूत है। और आप देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला आज जो है 2 हफ्ते हो गया, 10 दिन हो गया ब्लास्ट हुए। एक बार भी इंडी अलायंस के, जिहादी अलायंस के लोगों ने इसकी कोई आलोचना या कोई टिप्पणी इस पे नहीं की है।
बल्कि उसके उनके पक्ष में बयान आ रहा है महबूबा मुफ्ती का, और कि साहब ये तो जो है अगर अगर ज्यादती होगी तो ऐसा होगा। और आप सोचिए कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के लगभग 6 साल बाद कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल पनप रहा था, और वहां से वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली कवर कर रहा था। कितनी जबरदस्त साजिश थी इनकी, और उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि ये सब मासूम भटके हुए नौजवान हैं। तो अब ये सारी बातें जो हम आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होंगी। दे मस्ट बी सीज ऑफ द मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। आखिर में सभी से वही निवेदन है, लाइक जरूर करें अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।